अरे बड़ी ठाकुराइन, आपकी परेशानी दूर करने का उपाय लेकर आए हैं। अब ज्यादा दुखी होने की जरूरत ना है। मन की काकी भागते हुए आई। ठाकुराइन चित्रलेखा के चेहरे की उदासी साफ साफ देखी जा सकती थी। वो हमेशा ऐसे ही उदासीन रहती थी। उनके चेहरे की हंसी शायद वर्षों पहले गायब हो चुकी थी और उन्होंने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। शायद उन्हें पता था कि इस सब की वो ही दोषी है। अब क्या है काकी, काहे हाँफते चली आ रही हो? ऐसा क्या हो गया? चित्रलेखा बोली। कुछ सुना ठाकुराइन? पता है जो अपने गांव से नदिया पार जो गांव पड़ता है ना, सुना है कि उस गांव में एक साध्वी है जो सबका दुख दर्द हर लेवे है। कोई निराश ना लौटा उनकी कुटिया से। बहुत नाम है उनका। सुना है 8 साल से तपस्या कर रही है। मुख में ऐसा तेज है, सारा गांव इज्जत करे हैं उनकी। मन की काकी बोली। तुझे कैसे मालूम? चित्रलेखा ने पूछा। वो मेरी भतीजी है ना, वही ब्याही है उसी गांव में। उसने ही कही हमसे। हम तो कहते हैं ठाकुराइन, छोटी ठाकुराइन को एक बार वहां ले चलते हैं, शायद कोई आराम लग जाए। मन की काकी बोली। कितने डॉक्टर, हकीम, वैद्य और बाबा वगैरह को दिखा चुके हैं उसे, लेकिन अभी तक आराम ना लगा। भला एक साध्वी क्या कर पाएगी? चित्रलेखा बोली। वो तो भगवान भी पत्थर के हुए, लेकिन लोग तो माने हैं ना, और चमत्कार भी करे है ठाकुराइन। कभी भी कुछ भी हो सके है। शायद उसी साध्वी के हाथों छोटी ठाकुराइन का उद्धार लिखा हो। मन की काकी बोली। फिर मन की काकी की बात सुनकर चित्रलेखा मान गई। अपनी बहू को ले जाने के लिए तैयार हो गई। वो इस बारे में मन की काकी से विचार विमर्श करने लगी। इधर इस बात से छोटी ठाकुराइन इंद्राणी बहुत परेशान रहती है। शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी उसकी गोद सुनी है। वो गुमसुम उदास सी अपने पति दुर्गेश से कह रही थी कि शादी को इतने साल हो गए और इस घर को मैं वारिस नहीं दे पाई। मैं कितनी अभागन हूँ। ऐसा मत कहो इंदु, मैंने तो कभी भी तुमसे ऐसी चाह नहीं की। मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। दुर्गेश बोला। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है ना। जब मैं किसी माँ की गोद में किसी नन्हे मुन्ने को देखती हूँ, मेरा भी जी करता है कि मैं भी माँ बनूं। इंद्राणी बोली। इतने उदास नहीं होते इंदु, बच्चे के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं इस दुनिया में। दुर्गेश बोला। मुझे झूठा दिलासा नहीं, बच्चा चाहिए। इंद्राणी ऐसा कहते कहते रूहांसी सी हो गई। इंद्राणी को रूहंसा देखकर दुर्गेश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, सब ठीक हो जाएगा, इतना उदास नहीं हुआ करते। इतने में बाहर से इंदु की सास चित्रलेखा के पुकारने की आवाज आई। इंदु, ओ इंदु, जरा बाहर तो आना। आई माँ जी। कहिए क्या बात है? इंदु ने पूछा। वो मन की काकी कुछ कह रही थी, सो सोचा तुम्हें भी बता दूं। चित्रलेखा बोली। इतने में मन की काकी भी वहां आ गई और उसने सारी बात कह सुनाई। फिर इंद्राणी ने बिना किसी ना नुकुर के मन की काकी की बात मान ली, क्योंकि वो भी तो माँ बनने के लिए लालियत थी। और दूसरे दिन सास बहू और मन की काकी निकल पड़े साध्वी से मिलने के लिए। नाव ही एक साधन था उधर तक जाने के लिए। सब नाव में सवार होकर चल दिए। फिर सभी साध्वी की कुटिया तक पैदल पहुंचे। देखा तो वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए मन की काकी और चित्रलेखा बाहर ही रह गई और इंद्राणी कुटिया के भीतर चली गई। उसने वहां जाकर देखा कि साध्वी अपने आसन पर बैठी है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज था, सबको प्रभावित कर रहा था। इंद्राणी उनके करीब गई। इंद्राणी को देखकर साध्वी मुस्कुराई और उसके आने का कारण पूछा। फिर क्या था? इंद्राणी ने सारी व्यथा उन्हें कह सुनाई। इंद्राणी की बात सुनकर साध्वी उससे बोली, घबराने की बात नहीं है। तुम्हें लगातार 5 महीने यहाँ आना पड़ेगा, बाद में तुम्हारे पास आ जाया करूंगी। इसके बाद साध्वी ने इंद्राणी की नब्ज टटोली और कुछ जड़ी बूटी दी और बताया कि उन्हें कैसे लेना है। फिर उन्होंने उसे प्रसाद भी दिया। इसके बाद इंद्राणी प्रसाद और जड़ी बूटियां लेकर बाहर आ गई। जब वो बाहर पहुंची तो चित्रलेखा ने सबसे कहा कि चलो अब घर चलते हैं। वैसे भी काकी, तुम्हारे कहने पर हम दोनों यहाँ आए हैं। मेरा तो मन ही नहीं था, वैसे भी भरोसा नहीं रह गया इन सब पर। अच्छा, तो हम सब मिलकर आते हैं साध्वी से। मन की काकी बोली। नहीं काकी, अगर माँ कह रही है कि घर चलो तो फिर घर ही चलो। इंद्राणी बोली। और फिर उस दिन
सब वापस घर आ गए। ऐसे ही 1.5 महीना बीत गया कि अचानक एक दिन इंद्राणी चक्कर खाकर धरती पर गिर गई। दुर्गेश परेशान हो गया और उसने डॉक्टर को बुलाया। फिर डॉक्टर साहब घर आए और उन्होंने इंद्राणी की जांच की और बताया कि खुशखबरी है ठाकुर साहब, आप पिता बनने वाले हैं। दुर्गेश ने खुश होकर माँ को आवाज दी। चित्रलेखा ने माँ शब्द सुना तो वो भी भागी भागी उस ओर चली आई, क्योंकि माँ बेटे में 8 साल से कोई बात नहीं हुई थी। फिर दुर्गेश ने चित्रलेखा को खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी सुनकर चित्रलेखा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो दादी जो बनने वाली थी, और दूसरा कारण था कि आज 8 सालों बाद उसके बेटे ने उसे माँ कहकर पुकारा था। 2 साल पहले बड़े ठाकुर साहब का स्वर्गवास हुआ था दिल का दौरा पड़ने से। तब भी दुर्गेश ने चित्रलेखा से बात नहीं की थी, लेकिन आज तो जैसे काया पलट ही हो गई थी। मन की काकी ने जब ये बात सुनी तो वो बोली, सब साध्वी का प्रताप है। हमने कही थी ना कि आज भी चमत्कार हुए हैं। कल ही हम सब साध्वी से भेंट करने चलेंगे। तब चित्रलेखा बोली, हाँ काकी, जरूर चलेंगे वहाँ। और साध्वी ने 5 महीनों तक बुलाया भी है इंदू को। दुर्गेश, तुम भी चलोगे बेटा? नहीं माँ, कल बहुत जरूरी काम है, शहर जाना है, कचहरी में काम है। वो जो शहर में जमीन थी जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था, कल ही उसकी सुनवाई है और आपको भी मेरे साथ चलना है गवाही देने। दुर्गेश बोला, ठीक है बेटा, तो कल काकी और इंदु ही चले जाएंगे वहाँ, क्योंकि साध्वी तो केवल गुरुवार को बैठती है और अगले गुरुवार इंदु को 3रा महीना लग जाएगा। चित्रलेखा बोली। फिर दूसरे दिन काकी और इंद्राणी वहाँ गए और मन की काकी जैसे ही इंद्राणी के संग कुटिया के भीतर पहुंची तो वो साध्वी को देखकर हैरान हो गई। ऐसा कैसे हो सके है? मन की काकी का तो जैसे दिमाग ही घूम गया था। भगवान ने कैसी लीला रची है, जाने क्या होने वाला है। काकी साध्वी से मिले बिना ही बाहर आ गई। काकी के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी और वो सोचने लगी, इतने दिनों बाद तो घर में खुशियां आई है, अब क्या होगा? ये सब वो सोच ही रही थी कि इतने में इंद्राणी ने मन की काकी को पुकारा और पूछा, काकी, आप साध्वी से बिना मिले ही बाहर आ गई? अरे, अंदर भीड़ ज्यादा थी तो घुटन हो रही थी हमें, इसलिए हम बाहर चले आए, काकी बोली। अब काकी इंद्राणी को क्या बताती? वो वर्षों पुरानी नौकरानी थी उस घर की। चित्रलेखा की सास के साथ आई थी दहेज में। पहले ठाकुरों के यहाँ नौकरों को दहेज में देने का रिवाज था और चित्रलेखा की सास ने अपने ससुराल के एक नौकर से उसकी शादी करा दी थी जो उसे पसंद था, इसलिए चित्रलेखा भी उसे इतनी इज्जत देती है। अब मन की काकी बहुत बड़ी दुविधा में थी। फिर दोनों घर चले आए। इस तरह दिन बीत रहे थे कि इंद्राणी को 3रा महीना लग गया। काकी सोच ही रही थी कि चित्रलेखा और दुर्गेश को साध्वी से न मिलने दिया जाए, और एक दिन चित्रलेखा गिर पड़ी और उसके पैर में मोच आ गई। काकी ने सोचा, अब ठकुराइन तो नहीं जा पाएगी, लेकिन दुर्गेश का क्या? इस महीने तो बच गए। फिर दुर्गेश, इंद्राणी और मन की काकी 4थे महीने साध्वी से मिलने गए। मन की काकी दुर्गेश को ले तो गई, लेकिन सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि दुर्गेश साध्वी से मिल ना पाए। बहुत भीड़ थी, लेकिन इस बार मन की काकी दुर्गेश को रोक नहीं पाई। इंद्राणी और दुर्गेश अंदर चले गए साध्वी से मिलने, और फिर साध्वी को देखकर दुर्गेश को पता नहीं क्या हो गया। वो तुरंत बाहर आ गया और मन की काकी से बोला, इन सब के बारे में आपको पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन मन की काकी कुछ कह पाती इससे पहले इंद्राणी वहां आकर बोली, आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए, साध्वी से मिले बिना? तब दुर्गेश बोला, ऐसे ही, मैं ये सब नहीं मानता इसलिए। और सब घर चल पड़े। रास्ते भर दुर्गेश पता नहीं क्या सोचता रहा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिंदगी इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकती है उसके साथ। इतने साल लग गए खुद को संतुलित करने में, और एक झटके में ही मेरा संतुलन बिगड़ गया। तभी इंद्राणी ने दुर्गेश के कंधे पर हाथ रखा और उससे बोली, क्या सोच रहे हैं आप? चलिए नाव से उतरिए, गांव आ गया है, घर चलते हैं। और तीनों नाव से उतर गए। लेकिन मन की काकी बहुत असमंजस में थी कि दुर्गेश को क्या जवाब दे, और उधर दुर्गेश के मन में भी कई सवाल चल रहे थे। वो काकी से उनके जवाब चाहता था।
इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। इधर चित्रलेखा ने दुर्गेश को परेशान देखकर मन की काकी से कहा, पता नहीं काकी, लगता है दुर्गेश की तबीयत ठीक नहीं है। आजकल उदास और परेशान सा दिखाई देता है। कल गुरुवार है और इंदु को चौथा महीना लग गया है। कल साध्वी से मिलने जाना है। पिछली बार भी मिल नहीं पाई थी, लेकिन इस बार उनसे जरूर मिलकर आऊंगी। ये सुनकर काकी अवाक रह गई। फिर अगले ही दिन काकी इंदु और चित्रलेखा साध्वी से मिलने गए और इस बार चित्रलेखा साध्वी से मिलने इंदु के साथ अंदर चली गई। अंदर साध्वी और चित्रलेखा की नजरें मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर विचलित हो गई। फिर चित्रलेखा बाहर आ गई और उसने मन की काकी से कहा, शायद दुर्गेश इसलिए परेशान था। काकी, तुमने बताया क्यों नहीं कि ये बात है? हमें भी कुछ कहाँ पता था ठाकुराइन। वो तो हम जब पहली बार यहाँ आए थे तभी पता चला साध्वी के बारे में। और फिर चित्रलेखा सोचने लगी, कैसे कैसे खेल खेलती है हमसे ये जिंदगी। जिस अतीत से हम इतने साल से दूर भाग रहे थे, वही हमारा वर्तमान बनके हमारे सामने आ गया। अब क्या होगा, यही सोचकर वो परेशान हो रही थी। सब साध्वी से मिल चुके थे, लेकिन कोई कुछ एक दूसरे से कह नहीं रहा था। घर पहुंचकर चित्रलेखा दिन भर परेशान रही। अजीब सी उथल पुथल थी उसके मन में। वो सोच रही थी, अगर सब कुछ अपने अनुसार चलती तो शायद जिंदगी इस मोड़ पर ना आकर ठहरती। लेकिन कैसे? उसे अपने खानदान की इज्जत का डर जो था। लोग क्या सोचते अगर वो दुर्गेश के कहे अनुसार चलती, लेकिन इसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। यही सोचते सोचते पता नहीं वो कब अपने अतीत के पन्नों को पलटने लगी। 30 साल पहले वो इसी हवेली में दुल्हन बनकर आई थी। बस 16वीं पार करके 17वीं में लगी थी नाजुक सी। गोरा रंग, कटीले नए नक्श, सटीले हाथ पैर और गठा हुआ बदन। बहुत खूबसूरत थी वो। सांस नजर उतारते ना थकती, बलाइयां ले लेकर निहाल हुई जाती थी। और चित्रलेखा के पति मानसिंह, वो उससे 10 साल बड़े थे। वो भी चित्रलेखा को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पिता ठाकुर सुमेर सिंह का वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया था, तो जमींदारी की देखरेख उनके सिर पर आ गई थी। इसलिए जमींदारी की वजह से ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे वो चित्रलेखा को। चित्रलेखा के विवाह को 1 साल होने को था। अब वो 18 की हो चली थी। तभी अचानक एक दिन एक घटना घटी, जिससे चित्रलेखा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जो चित्रलेखा ने सोचा भी नहीं था। एक दिन चित्रलेखा और उसकी सास सौभाग्यवती मन की काकी मंदिर जा रहे थे। एक पागल सांड न जाने कहां से तीनों के सामने दौड़ता हुआ आ रहा था। तीनों को सूझा ही नहीं कि क्या करें। इतने में न जाने कहां से एक नवयुवक, जिसकी उम्र 20 से 21 के बीच में रही होगी, वो कूद पड़ा तीनों को बचाने और सांड के सींगों से झूल गया। सांड ने उसे बहुत जोर से दूर पटक दिया और वो सांड ऐसा करके न जाने कहां खेतों की तरफ भाग गया। उस नवयुवक को बहुत चोट आई थी। सौभाग्यवती घबरा गई और उस नवयुवक को कुछ लोगों की मदद से हवेली में ले आई। उधर सौभाग्यवती ने अपने बेटे मानसिंह से सारी घटना कह सुनाई। उसने बताया कि इस नवयुवक ने कैसी हमारी जान बचाई। तो मानसिंह उस नवयुवक से मिलने पहुंचे और उसका हाल चाल पूछा और तीनों की जान बचाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। फिर उसके बारे में पूछा कि कौन हो और कहाँ रहते हो। तब नवयुवक ने कहा कि मेरा नाम रघु है और मैं नदी के पार वाले गांव का हूँ। माँ बाप बचपन में हैजे के प्रकोप से भगवान के पास चले गए। कोई रिश्तेदार भी नहीं है मेरा। वर्षा न होने से फसल खराब हो गई और कर्ज बहुत हो गया था। कर्ज ना चुका पाने से साहूकार ने सारी जमीन हथिया ली। मेरी झोपड़ी भी उसी जमीन पर थी, तो जमीन के साथ साथ झोपड़ी भी चली गई। कुछ भी नहीं बचा तो मैं इस पार आपके गांव में आ गया और अभी 2 दिन ही हुए हैं यहाँ आए। तब से मंदिर की सीढ़ियों पर रह रहा हूँ। कोई थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाता है तो खा लेता हूँ। रात को मंदिर के पुजारी कुछ दे देते हैं खाने को। बस ऐसे ही गुजर हो रही है। कोई काम भी नहीं है मेरे पास। इतना सुनकर ठाकुर मानसिंह रघु से बोले, तुम चिंता मत करो, पहले ठीक हो जाओ, फिर हमारे यहाँ बहुत काम है। तुम्हें यही हम किसी काम पे लगा देंगे और तब तक तुम हवेली में रहकर आराम करो। तब तक तुम्हारी देखभाल मन की काकी करेगी। और इतना कहकर मानसिंह चले गए। फिर क्या था, रघु मन की काकी के कमरे में रहने लगा। मन की काकी के भी
कोई संतान नहीं थी, वो भी रघु को बेटे की तरह मानकर दुलाल लुटाने लगी। मन की काकी की जिंदगी भी ऐसे ही गुजर गई, कभी कोई सुख नहीं मिला। सौभाग्यवती के साथ दहेज में आ गई तो किशन को पसंद करने लगी। फिर सौभाग्यवती ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी को अभी 5 साल ही हुए होंगे कि एक दिन मन की काकी के पति एक अड़ियल घोड़े को काबू कर रहे थे तो घोड़े ने बहुत जोर की लात मारी और उनके पति किशन का सिर पत्थर से जा टकराया और वो वहीं ढेर हो गए। उनका एक बेटा भी था। जब वो 10 साल का था तो उसे सांप ने डस लिया था और वो भी नहीं रहा। इसलिए काकी रघु को अपने बेटे के रूप में पाकर थोड़ा खुश रहने लगी। इधर रघु भी हवेली में काम करने लगा, उसे भी आसरा मिल गया। लेकिन उसे देखकर चित्रलेखा विचलित हो जाती। रघु के लिए चित्रलेखा के मन में अलग ही भाव उठने लगे। वो उसके पास जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती। उसका गठीला बदन और सुडौल बाहें देखकर वो अधीर हो जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वो हर पल रघु को अपने सामने देखना चाहती थी। शायद वो रघु को चाहने लगी थी। रघु को छुप छुप कर निहारती रहती। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन आखिर उसने हद पार कर दी और अकेले में रघु से लिपट गई और उससे बोली, रघु मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। तब रघु बोला, छोटी ठकुराइन ये आप क्या कर रही हैं? ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप मेरी मालकिन है और मालकिन माँ के समान होती है। और इतना कहकर खुद को छुड़वाकर वहां से चला गया। उसने ठाकुर साहब से कहकर अपना काम खेतों में लगवा लिया। किसी से भी उस दिन वाली घटना के बारे में नहीं कहा। और कुछ दिनों बाद उसने काकी से कहा, माई हमारा भी ब्याह करवा दो, कब तक हमें बनाकर खिलाती रहोगी? ये सुनकर काकी बहुत खुश हुई और एक अनाथ लड़की जो ठाकुर साहब के खेतों में काम करती थी, जिसका नाम जानकी था, रघु से उसका ब्याह करा दिया। जानकी रघु की दुल्हन बनकर आ गई। रघु बहुत खुश था जानकी को पाकर और जानकी भी खूब खुश थी कि कोई तो है इस दुनिया में जिसे वो अपना कह सकती है। इसी तरह खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे। उधर चित्रलेखा भी रघु को भूलने का प्रयास कर रही थी। फिर कुछ दिनों बाद चित्रलेखा ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। सौभाग्यवती बहुत खुश हुई और ठाकुर मानसिंह भी खुश हुए। इस खबर के कुछ महीनों बाद चित्रलेखा को बेटा हुआ, जिसका नाम ठाकुर दुर्गेश प्रताप सिंह रखा गया। और इधर दुर्गेश 1 साल का हुआ कि जानकी ने भी खुशखबरी सुना दी। फिर कुछ महीनों बाद उसे भी प्यारी सी बेटी हुई और उसका नाम रघु ने धानी रखा। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। दोनों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे और दोनों बच्चों की शरारतों से हवेली में रौनक रहने लगी। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बड़े हो रहे थे। और इस बीच सौभाग्यवती भी बीमारी के बाद चल बसी। दुर्गेश गांव में 8वीं तक पढ़ा। इसके बाद गांव में पढ़ने की सुविधा नहीं थी, इसलिए फिर 8वीं पास करके दुर्गेश आगे की पढ़ाई के लिए अपने मामा के पास शहर चला गया। उधर रघु ने अपनी झोपड़ी खेतों के पास ही बना ली थी। ठाकुर साहब की गौशाला भी वही थी, इसलिए रघु और जानकी को गाय, भैंस, बैल और बछड़ों की देखरेख में आसानी होती थी। लेकिन मन की काकी को वो अपने साथ नहीं ले गया। वो काकी से बोला, माई तुम जिंदगी भर हवेली में रहती आई हो, तुम यही आराम से रहो, वहाँ झोपड़ी में कैसे रहोगी? इसलिए मन की रघु की बात मानकर हवेली में ही रहने लगी। वो उसके साथ नहीं गई। धानी और दुर्गेश दूर दूर रहकर बड़े हो रहे थे, लेकिन दोनों के मन के किसी कोने में थोड़ा बहुत दर्द था एक दूसरे से बिछड़ने का। और कभी छुट्टियों में दुर्गेश गांव आता तो धानी उससे ज्यादा मिलने नहीं आती थी, क्योंकि जानकी उसे हवेली में जाने से मना किया करती थी। उसको लगता था कि कहीं उसकी बेटी हवेली के रंग ढंग देखकर बिगड़ ना जाए। हम गरीब लोग ना तो उसको अच्छा पहना सकते हैं और ना ही उसे अच्छा खिला सकते हैं, और फिर उसे ससुराल भी पता नहीं कैसा मिले। गरीब की बेटी है तो गरीब के घर ही ब्याही जाएगी। इसी तरह दोनों बच्चे बड़े हो गए। और उधर दुर्गेश अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आ गया, क्योंकि अब ठाकुर साहब बीमार रहने लगे थे तो उन्हें जमींदारी में एक सहायक की जरूरत थी। इसलिए दुर्गेश को वापस गांव आना पड़ा। उधर चित्रलेखा दुर्गेश के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी। तभी उसके किसी रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया और चित्रलेखा ने हाँ कर दी।
और कहा, हम 6 महीने बाद नवरात्र में आएंगे लड़की देखने। उधर एक दिन मन की काकी का बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी खाने का मन हो रहा था, तो उसने जानकी से कह भिजवाया कि जरा धानी को खाना देकर भेज देना, तेरे हाथ की बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी खाने का मन हो रहा है। अब बूढ़े शरीर में ज्यादा चलने फिरने की ताकत नहीं रह गई है, इसलिए मैं ना आ सकूंगी, तू ही धानी के हाथों भिजवा देना। उधर मन की काकी हवेली के आंगन में धानी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इतने में दुर्गेश ने काकी से पूछा कि किसका इंतजार कर रही हो काकी? अपने लिए कोई दूल्हा ढूंढ लिया क्या? कैसी बात कर रहे हो छोटे ठाकुर, वो तो हम हमारी धानी का इंतजार कर रहे थे। न जाने कहाँ मर गई चुड़ैल बाजरे की रोटी और चटनी लाने वाली थी। कौन धानी? वही जो बचपन में हमारी हवेली में रहा करती थी, दुर्गेश ने पूछा। हाँ वही, मन की काकी बोली। वो अभी तक नहीं आई। बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी सुनकर मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगने लगी है, मैं भी खाऊंगा। मैंने भी जानकी चाची के हाथ का बना खाना बचपन से नहीं खाया, दुर्गेश बोला। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में धानी आ गई और धानी को देखते ही दुर्गेश अपनी सुध बुध खो बैठा। और उधर धानी, छोटे ठाकुर इतना कहकर धानी खाना देकर फौरन वहां से भाग गई। उधर रघु भी धानी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। उसे भी एक किसान का लड़का मिल गया जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। नवरात्र में रघु ने भी धानी का रिश्ता तय करने की सोची थी। उधर धानी को इतने सालों बाद देखकर दुर्गेश का मन धानी से मिलने के लिए फिर से करने लगा। वो दिन भर इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि जाऊं कि नहीं, और यही सोचते सोचते शाम हो गई और फिर शाम से रात। और उस दिन दुर्गेश धानी से मिलने नहीं गया। फिर रात का खाना खाकर दुर्गेश अपने कमरे में गया और किताब पढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने अपना बड़ा सा संदूक खोला, उसमें से कुछ खोजने लगा। अचानक उसे वो छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था, जिसमें एक पैर की पायल, एक खाली शाही की दवात और एक रिब्बन था। वो उस पायल को अपने हाथों में लेकर देख ही रहा था कि इतने में चित्रलेखा उसके कमरे में दूध लेकर आ गई और उसने दुर्गेश को आवाज दी। तो दुर्गेश ने झटके से सब उस छोटे से लकड़ी के बक्से में रख उसने संदूक बंद कर दिया और चित्रलेखा से बोला, हाँ माँ आइए, ले दूध पी ले। आज तूने ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? चित्रलेखा बोली। हाँ माँ सब ठीक है। वो दोपहर में जानकी चाची ने मन की काकी के लिए बाजरे की रोटी और प्याज की चटनी भिजवाई थी, तो मैंने भी खा ली थी, इसलिए रात को ज्यादा नहीं खाया, दुर्गेश ने कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, चित्रलेखा बोली। लेकिन क्यों माँ? दुर्गेश ने पूछा। कहाँ वो और कहाँ हम? चित्रलेखा बोली। ठीक है माँ, दुर्गेश बोला। अच्छा अब सो जाओ, चित्रलेखा ने जाते हुए कहा। ठीक है माँ, दुर्गेश ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। फिर चित्रलेखा चली गई, लेकिन दुर्गेश की आंखों में नींद कहाँ। वो तो बस धानी के बारे में सोच रहा था और उसने पक्का मन बना लिया था कि वो कल धानी से जरूर मिलकर आएगा। और फिर सुबह होते ही वो धानी से मिलने गौशाला पहुंच गया। फिर उसने जानकी से राम राम की। जानकी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो, अच्छा किया छोटे ठाकुर आप यहाँ आए। और रघु चाचा कैसे हैं? दुर्गेश ने जानकी से पूछा। ठीक है, अभी खेत गए हैं, जानकी बोली। लेकिन दुर्गेश धानी के बारे में कैसे पूछे, यही सोच रहा था वो। इतने में धानी वहां आ गई तो जानकी उससे बोली, बड़ी देर कर दी नहर से कपड़े धोकर लाने में, अब जा बाबा को खाना दिया, खेत पे खाना बंधा रखा है, भूखे हो आए होंगे तेरे बाबा। अच्छा अम्मा जाती हूँ, धानी बोली। फिर वो झोपड़ी के भीतर गई, खाना उठाया और खेत की ओर चल पड़ी। कुछ देर जानकी से बात करके दुर्गेश भी खेतों की ओर चल दिया। धानी खेतों की तरफ चली जा रही थी। इतने में दुर्गेश के अचानक सामने आ जाने से वो चौंक गई और उससे बोली, डरा दिया छोटे ठाकुर, जैसे बचपन में राक्षसों वाली हरकत करते थे, बिल्कुल वैसे ही हरकतें अब भी है आपकी। और तुम भी बचपन में चुड़ैलों वाली हरकत किया करती थी, याद है कुछ, कि मुझे कितना परेशान करती थी तुम, मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी तुम? दुर्गेश बोला। तब मैं बच्ची थी, धानी ने कहा। हाँ भाई, और अब तुम जवान हो गई हो और साथ में सुंदर भी। दुर्गेश ने इतना कहा तो धानी ने शर्माते हुए उससे कहा,
धत छोटे ठाकुर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे ही जैसे मुझे करनी चाहिए। और कल तुम हवेली से भागकर क्यों आई थी? दुर्गेश ने पूछा। वो आपको देखकर डर लग गया था, कहीं आप बचपन की तरह फिर से मेरी चोटी ना खींच दो, धानी बोली। अच्छा ऐसा है। और ये कहकर दुर्गेश ने धानी की चोटी पकड़कर खींच दी। छोटे ठाकुर, आप वही बचपन वाले राक्षस हो। और गुस्सा करते हुए वो वहां से भाग गई। वो उधर रघु के पास पहुंची तो रघु ने उससे पूछा, क्या हुआ बिटिया, शक्ल काहे उतरी है? कुछ नहीं बाबा, पैर में कांटा चुभ गया था, धानी ने कहा। और फिर अगले दिन भी दुर्गेश फिर खेतों की ओर चला गया। धानी से मिलने की चाह उसे आतुर कर रही थी और धानी को मनाना भी था। वो रूठकर जो गई थी। दुर्गेश खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि धानी खेतों में बैठकर अमरूद खा रही थी। वो उसके पास जाकर बोला, मुझे भी अमरूद खिलाओ, जैसे बचपन में खिलाती थी, बाग से चुराकर। मुझसे बात ना करो छोटे ठाकुर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, धानी गुस्से से बोली। अरे काहे नाराज हो? दुर्गेश बोला। कल जो आपने मेरी चोटी खींची थी उसके लिए, धानी बोली। अच्छा ठीक है, माफ कर दो। लो अब तो कान भी पकड़ लिया, कहो तो उठक बैठक भी लगा दूं, दुर्गेश बोला। अरे नहीं छोटे ठाकुर, ऐसा मत करो, मुझे पाप लगेगा। अच्छा चलो माफ किया, और ये लो अमरूद खाओ, उसी बाग से चुराए हैं, धानी बोली। और फिर दोनों बैठकर अमरूद खाने लगे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दोनों कभी गांव की पहाड़ी पर तो कभी नहर के किनारे तो कभी अमरूद के बागों में साथ साथ घूमने निकल जाते। और इसी तरह नवरात्र भी आ गए और दोनों के रिश्ते भी पक्के हो गए। दुर्गेश का ब्याह होली के बाद तय हुआ और धानी का 1 साल बाद, क्योंकि धानी के होने वाले दूल्हे की दादी को मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। फिर एक दिन पता नहीं किसी ने जाकर चित्रलेखा को बता दिया कि दुर्गेश और धानी साथ साथ घूमते हैं। चित्रलेखा ने तुरंत जानकी को हवेली पर बुलावा भेजा और कड़े शब्दों में उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। जानकी अपना सा मुंह लेकर वापस घर चली गई। फिर घर जाकर उसने धानी को खूब सुनाया और उससे कहा कि तो अब घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी, तेरा ब्याह तय हो गया है, घर में रहा कर। और फिर कई दिन बीत गए, धानी और दुर्गेश ना मिले। उधर दुर्गेश परेशान था धानी से ना मिल पाने के कारण। फिर एक दिन जानकी बीमार पड़ गई। घर में लकड़ियां खत्म थी तो धानी को मजबूरन जंगल लकड़ियां लेने जाना पड़ा। शाम हो चली थी। धानी लकड़ियां लेकर घर वापस आने को हुई तो बादल घिर आए। इतने में वो क्या देखती है कि दुर्गेश उसका पीछा करते हुए जंगल तक आ गया और उसके गले लग के बोला, धानी तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? धानी अपने आप को दुर्गेश से छुड़ाते हुए बोली, छोटे ठाकुर क्या कर रहे हो? मेरा ब्याह तय हो गया है और तुम्हारा भी। लेकिन धानी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं, दुर्गेश बोला। लेकिन मुझे परवाह है, मैं अपने अम्मा बाबा का नाम बदनाम नहीं कर सकती, धानी बोली। बदनामी कैसी धानी? अभी चलो मैं सबको सब कुछ बता दूंगा, हम खुश नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना, दुर्गेश बोला। मुझे कुछ नहीं मालूम, धानी बोली। अब भी बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? दुर्गेश ने पूछा। हाँ करती हूँ छोटे ठाकुर, बचपन से करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर वो दुर्गेश के गले लग गई। फिर दोनों घर आने लगे सबसे बात करने के लिए। तो तभी जोर से बारिश होने लगी और अंधेरा भी छा गया। वे दोनों भीगते भीगते गांव पहुंचे। उधर चित्रलेखा दुर्गेश के घर जल्दी ना आने से परेशान थी। पता नहीं कहाँ चला गया और बारिश भी तेज हो रही है। और उसने किसी से पता करवाया तो पता चला उसे धानी के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। तब उसे बहुत गुस्सा आया और फिर उसने रघु को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी बेटी अपनी औकात भूल गई है, दुर्गेश से शादी करने के सपने देख रही है। ये कभी नहीं हो सकता। तुमने एक दिन मेरा प्यार ठुकराया था, आज मैं तुम्हारी बेटी को ठुकराती हूँ। और ये गांव अभी इसी वक्त अपने परिवार के साथ छोड़कर वहीं चले जाओ जहाँ से आए थे। तब रघु बोला, जानकी की तबीयत खराब है और तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कहाँ जाऊँ? मैं कुछ नहीं जानती, जो करना है करो, लेकिन ये गांव छोड़कर जाओ, चित्रलेखा बोली। चित्रलेखा की बात सुनकर रघु हवेली से वापस आ गया। लेकिन जब रघु हवेली से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि दुर्गेश और धानी एक दूसरे का हाथ थामे
साथ साथ चले आ रहे हैं। रघु को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो धानी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। दुर्गेश ने रोकने की कोशिश की और रघु से कहा कि काका मेरी बात तो सुनिए, लेकिन रघु ने उसकी एक ना मानी और उससे बोला, बाद में बात करेंगे छोटे ठाकुर, अभी अपने घर जाइए, ठकुराइन आपका हवेली में इंतजार कर रही होगी। फिर दुर्गेश हवेली चला गया। इसके बाद रघु ने कुछ जरूरी सामान बांधा और परिवार के साथ निकल पड़ा रातों रात, बिना किसी को कुछ बताए नदियों की ओर। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, लेकिन रघु ने परवाह नहीं की। आज उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी थी। फिर उसने एक नाव खोली जो कि बहने के डर से रस्सी से बांधी गई थी और उसमें उसने अपने परिवार को बैठाया। फिर नाव खेने लगा, लेकिन कुछ दूर जाकर नाव बेकाबू हो गई क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी और नाव डूबने लगी। थोड़ी देर के बाद नाव बिल्कुल डूब गई। तभी चित्रलेखा का ध्यान टूटा बाहर बैठे कुत्ते के भौंकने से। दोपहर का समय है। साध्वी सीढ़ियों पे उदास बैठी थी। तभी मंदिर के पुरोहित जी अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए साध्वी के पास आकर बोले, क्या हुआ बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो, क्या परेशानी है, बोलो बेटी। पुरोहित जी बोले, कुछ नहीं बाबा, बस थोड़ी थकान है। साध्वी बोली, अपना ख्याल रखा कर बेटी, तेरे सिवा अब कौन है मेरा। अब तो प्रोताहीन भी नहीं रही। जब तू 8 साल से मेरी और प्रोताहीन की जिंदगी में आई तो तुझे देखकर लगा कि वर्षों से जो हमारी जिंदगी में संतान की कमी थी वो पूरी हो गई। इतना कहते कहते पुरोहित जी की आंखें भर आई। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा, तुम्हारे रूप में मुझे भी तो मेरे बाबा मिल गए। तुम और पुरोहिताइन अम्मा ना होती तो मेरा क्या होता। इतना कहकर साध्वी की आंखों से आंसू टपक पड़े। अच्छा, अब खाना भी खिलाओगी कि बस ऐसे ही बैठी रहोगी। चल उठ, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। और आज क्या बनाया है मेरी बेटी ने। पुरोहित जी बोले, ये रहा खाना। तुमने कहा था ना बाबा कि अब उम्र के हिसाब से तुम्हारे दांत कमजोर हो गए हैं, तो कुछ ऐसा बनाया कर जो आसानी से खाया जाए। तो ये रहा दूध और दलिया, लौकी की सब्जी, आलू का भरता, हरी धनिया की चटनी और गेहूं की नरम नरम रोटियां। साध्वी बोली, बहुत अच्छा बेटी, कितना ख्याल रखती है तू मेरा। पुरोहित जी बोले और फिर साध्वी ने खाना परोस दिया और पुरोहित जी से बोली, लो बाबा खाओ। अरे तू नहीं खाएगी, पुरोहित जी ने पूछा। नहीं बाबा, मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। साध्वी बोली, तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पुरोहित जी बोले, क्या तुम भी बाबा बच्चों जैसी जिद लेके बैठ जाते हो। साध्वी बोली, तुम भी तो दिन भर लोगों की सेवा में लगी रहती है, कभी तू भी आराम कर लिया कर, कितना काम करती है तू। पुरोहित जी बोले, अच्छा चलो खा लेती हूँ तुम्हारे साथ, नहीं तो बाबा तुम कुछ ना कुछ कहते ही रहोगे। साध्वी बोली। फिर दोनों लोग खाना खाकर अपनी अपनी कुटिया में आराम करने चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बादल घिर आए और बारिश होने लगी। तभी साध्वी को अपने अतीत के उस दिन की बारिश वाली रात याद आ गई जिस दिन वो छोटे ठाकुर से दूर हुई थी। उस दिन उसने पहली बार अपने बाबा का गुस्सा देखा था। गुस्से से कैसे कांप रहे थे उसके बाबा। छोटे ठाकुर के हाथ में मेरा हाथ देखकर शायद उनको इस बात की उम्मीद कभी नहीं थी। और सच भी तो था कि उस दिन उनकी बेटी ने उनके स्वाभिमान को बहुत ज्यादा ठेस जो पहुंचाई थी। वे किस तरह छोटे ठाकुर के हाथ से मेरा हाथ छुड़ाकर झोपड़ी के अंदर ले गए और मुझसे पूछा, क्या ये सब सच है। और हाँ, अगर ये सच है तो तुझे आज के बाद छोटे ठाकुर को भूलना होगा। मुझे वचन दे कि तू आज के बाद छोटे ठाकुर से नहीं मिलेगी। और फिर उन्होंने मुझसे उस दिन छोटे ठाकुर से ना मिलने का वचन लिया और साथ में गांव छोड़ने का फैसला भी ले लिया। फिर किस तरह तूफान और बारिश में हम सब गांव छोड़कर निकल पड़े, मैं, अम्मा और बाबा। उस दिन के तूफान ने कई दिलों को तबाह किया था। बाबा बहुत गुस्से में थे। उस रात तूफान में बाबा हम लोगों को ले तो गए, लेकिन इतनी तेज बारिश और तूफान में नाव बेकाबू होकर डूब गई। बाबा और अम्मा की लाशें बाद में मिली और मैं दूसरे दिन बेसुध होकर पड़ी थी नदी के किनारे। तभी पुरोहित बाबा अपने रोज के नियमानुसार नदी पर स्नान करने आए। मुझे देखा और पास आकर मेरी नब्ज टटोली तो मैं उस समय सिर्फ बेहोश थी
और मेरी सांसें चल रही थी। फिर पुरोहित बाबा ने आसपास के लोगों को आवाज़ देकर बुलाया। मुझे वे सब मंदिर के पास झोपड़ी में ले गई और पुरोहिताइन अम्मा से फौरन मेरे कपड़े बदलने को कहा। इसके बाद वे तुरंत मेरा इलाज अपनी जड़ी बूटियों द्वारा करने लगे, क्योंकि पुरोहित होने के साथ साथ वो एक जाने माने वैद्य भी थे। फिर होश में आते ही मैंने पहले अपने बाबा और अम्मा के बारे में पूछा तो गांव के सारे लोगों ने उन्हें ढूंढने में मेरी मदद की। बाद में मिली तो अम्मा बाबा की लाशें और फिर पुरोहित बाबा ने ही अम्मा और बाबा का अंतिम संस्कार किया। मुझ अनाथ के सिर पर हाथ रखा। फिर मैं पुरोहित बाबा और पुरोहिताइन अम्मा के साथ रहकर उन लोगों की सेवा करने लगी। बाबा ने अपनी सारी वैद्य विद्या मुझे सिखा दी तो मैं भी उनके साथ दुर्लभ जड़ी बूटियां खोजने जाने लगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना इन जड़ी बूटियों को मंदिर के पीछे जो जमीन है वहां उगाया जाए, और गांव के सरपंच जी की इजाजत से मैंने ऐसा किया। मंदिर के तालाब से घड़ों में पानी भरकर पौधों को सींचती। मुझे ऐसे देखकर गांव के लोग भी मेरी मदद करने लगे और देखते ही देखते 8 सालों के भीतर मंदिर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। तभी पुरोहित बाबा ने साध्वी को आवाज दी, बेटी जरा कंबल तो ला दे, बारिश की वजह से ठंड लग रही है। और फिर पुरोहित जी की आवाज से साध्वी का ध्यान टूटा और वो पुरोहित जी से बोली, अभी लाई बाबा। और इधर चित्रलेखा बहुत परेशान और विचलित थी, क्योंकि अब इंद्राणी को 5वां महीना लग चुका था और उस साध्वी के पास ले जाना था। लेकिन समस्या ये थी कि उसके साथ किसको भेजा जाए। कुछ भी समझ नहीं पा रही थी चित्रलेखा। लेकिन इस बार दुर्गेश, इंद्राणी, काकी और चित्रलेखा सभी साध्वी से मिलने पहुंचे। इस बार धानी ने चित्रलेखा और काकी के पैर भी छुए। इंद्राणी ये सब देखकर थोड़ी सशंकित हुई, लेकिन उसने इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं पूछा। और फिर धानी ने इंद्राणी की नब्ज टटोली, आंखें देखी और पेट पे भी हाथ रखकर देखा। फिर उसे कुछ जड़ी बूटी देते हुए बोली, इन्हें समय पर लेते रहना, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। हाँ, और अगली बार मैं आऊंगी आपकी जांच करने आपके घर। अब आपके दिन आराम करने के हैं, सफर करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी ठीक है, इंद्राणी बोली। और फिर इसके बाद सब घर आ गए। इधर सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था, लेकिन जो भेद था वो भी अभी वैसा का वैसा ही बना हुआ था, किसी की जुबान पर नहीं आ रहा था। सच तो ये था कि उस अतीत में दोबारा किसी के झांकने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कुछ भेद ऐसे होते हैं जो अगर खुल जाए तो शायद बहुत बड़ा बवंडर ला सकते हैं। लेकिन सबके गुमसुम और उदास चेहरों को इंद्राणी पढ़ रही थी, लेकिन उसमें भी किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। और इधर साध्वी भी अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए खुद को हरदम व्यस्त रखती। लेकिन इंसान खुद को कितना भी व्यस्त रख ले, यादें कभी कभी मस्तिष्क को आकर घेरी लेती है और फिर मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच जाती है। और फिर सबकी इसी उधेड़ बुन के साथ इंद्राणी का 5वां महीना पूरा हो गया। अब उसे 6ठा महीना लग चुका था और इस बार उसकी जांच करने साध्वी आने वाली थी। और ये बात सबको चिंता में डाल रही थी कि अगर हवेली में साध्वी आई तो सबकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। सब इसी बात को लेकर असमंजस में थे। और इधर आज साध्वी के पास कुछ ज्यादा ही मरीज थे और उन्हें देखते देखते दोपहर हो गई। फिर उसे बाबा के लिए खाना भी बनाना था। ज्यादा देर होने के कारण उसने साथ में शाम का खाना भी बनाकर रख दिया। बाबा को खाना खिलाकर खुद भी खाना खाकर वो निकल पड़ी इंद्राणी की जांच करने के लिए चित्रलेखा की हवेली की ओर। उसे वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और वो सोच रही थी कि अब वो वापस कैसे आएगी, क्योंकि नदी का रास्ता था, रात को नाव भी नहीं चलती और वहां जाना भी जरूरी था, क्योंकि इंद्राणी को 6ठा महीना लग चुका था। अब लापरवाही की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, उसकी जांच करनी भी जरूरी है। फिर उसने मन में सोचा कि अगर लौटने में ज्यादा देर हो गई तो वहीं गांव के मंदिर में रुक जाएगी, लेकिन हवेली में रुकने का वो कभी भी नहीं सोच सकती। उस हवेली ने बहुत कुछ छीना है मेरा, यही सब विचार उसके मन में चल रहे थे कि तभी नाविक ने उससे कहा, दीदी गांव आ गया। ठीक है, साध्वी बोली। और हाँ, जरा संभल कर उतरिएगा, नाविक बोला। ठीक है भैया, कितने रुपए हुए? साध्वी ने पूछा। आपसे क्या रुपए लेना दीदी, आप तो सारे गांव की सेवा करती है, आपने इतने लोगों को ठीक किया है,
नाविक बोला, अरे भाई, ऐसा करोगे तो तुम्हारी कमाई कैसे होगी? साध्वी बोली, अच्छा ठीक है, जब वापस आइएगा तो तब ले लूँगा। नाविक बोला, ठीक है, लेकिन तब इनकार मत करना। और ऐसा कहकर साध्वी नाव से उतर गई। उसने गांव पर नजर डाली और सोचने लगी, कितना कुछ बदल गया है यहाँ 8 सालों में, शायद सब कुछ, और साथ में मेरी जिंदगी भी। मैं कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। जिंदगी कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें हमेशा उसके हिसाब से चलना पड़ता है। मैं धानी से साध्वी बन गई, शायद नियति ने यही लिखा मेरे लिए। और यही सोचते सोचते हवेली भी आ गई। साध्वी को हवेली तक पहुँचते पहुँचते बहुत अंधेरा हो चुका था। वो हवेली के दरवाजे पर पहुंची और सहमते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। तब एक नौकरानी ने आकर दरवाजा खोला और पूछा, किससे मिलना है? बड़ी ठकुराइन है, उनसे मिलना है। धानी बोली, हाँ है, आप भीतर आइए ना। और ऐसा कहकर उस नौकरानी ने चित्रलेखा को आवाज देते हुए कहा, बड़ी ठाकुराइन देखिए ना, कोई आया है। सुन, जो भी आए हैं उन्हें यहाँ बैठक में भेज दे। चित्रलेखा बोली, ठीक है ठकुराइन, भेजती हूँ, नौकरानी ने कहा। फिर नौकरानी के कहने पर साध्वी बैठक में पहुंची और उसने फौरन ही चित्रलेखा के पैर छुए और उनसे बोली, ठकुराइन, जल्दी से छोटी ठकुराइन को बुला दीजिए, मैं उनकी जांच कर लूं। फिर मुझे वापस अपने घर भी जाना है। अगर नाव की आखिरी फेरी निकल गई तो फिर मैं सुबह तक अपने घर नहीं जा पाऊंगी। साध्वी बोली, कोई बात नहीं, हम अभी नौकरानी को नदी के किनारे भेजकर नाविक से तुम्हारे गांव खबर भिजवा देते हैं कि आज तुम हमारे साथ रुक रही हो। चित्रलेखा बोली, नहीं बड़ी ठकुराइन, आप छोटी ठकुराइन को बुला दीजिए, मैं उनकी जांच करके वापस चली जाऊंगी। मैं यहाँ रात को नहीं रुक सकती। साध्वी बोली, क्यों धानी, मुझे माफी मांगने का भी मौका नहीं दोगी? और ऐसा कहकर चित्रलेखा रो पड़ी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। धानी चित्रलेखा की गुजारिश के आगे मजबूर हो गई। फिर उस रात वो हवेली में ही रुक गई। उसने इंद्राणी की जांच की। थोड़ी देर चित्रलेखा और काकी से बातें करने के बाद चित्रलेखा उससे बोली, चलो खाना खा लो, तुम्हारे लिए अलग से खाना बनवाया है, बिना प्याज लहसुन और बिना मसालों का। जी, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? धानी बोली, जरूरत कैसे नहीं थी, मेहमान को भला बिना खाना खाए जाने देती। चित्रलेखा बोली, जी चलिए। और ऐसा कहकर धानी चित्रलेखा के साथ आ गई। सारी हवेली में लालटेन की धीमी धीमी सी रोशनी थी। जैसे ही सब बैठकर खाना खाने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर नौकरानी ने दरवाजा खोला तो देखा कि दुर्गेश आ गया था। फिर चित्रलेखा ने नौकरानी से पूछा, झुमकी कौन आया है? छोटे ठाकुर आए हैं मालकिन। नौकरानी झुमकी बोली, अच्छा ठीक है, उनसे कह दो कि हाथ मुंह धोकर हमारे साथ खाना खाने आ जाए। ठीक है माँ, अभी आता हूँ, दुर्गेश बोला। फिर दुर्गेश जैसे ही हाथ मुंह धोकर वहाँ खाना खाने पहुँचा तो धानी को देखकर वो थोड़ा विचलित हो गया और धानी भी दुर्गेश को सामने देखकर इधर उधर नजरें चुराने लगी। उसके बाद दुर्गेश वहीं बैठ गया। इसके बाद सब चुपचाप खाना खाने लगे। सब जगह केवल खामोशी ही छाई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अजीब सा माहौल था। सब उलझन में थे कि किससे क्या बोले। बस सब यही सोच रहे थे कि खाना जल्दी खत्म हो और वे वहां से उठ जाए। खाना खत्म होते ही चित्रलेखा ने धानी से कहा, धानी तुम मेहमानों वाले कमरे में सो जाओ, झुमकी तुम्हें वहां ले जाएगी। ठीक है बड़ी ठकुराइन, धानी बोली। और फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन धानी को आज सब अजीब अजीब सा लग रहा था। काश ये सब बातें बड़ी ठकुराइन पहले समझ लेती तो उसके अम्मा बाबा आज उसके साथ होते। काश वो बरसात भरी तूफानी रात ना आई होती उसकी जिंदगी में, तो आज उसकी जिंदगी का रुख कुछ और ही होता। वो यही सब सोच रही थी कि उसे बैठक के कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। फिर किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। धानी ने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला तो सामने दुर्गेश था। फिर धानी उसे देखते ही दरवाजा बंद करना चाहा तो दुर्गेश ने उससे कहा, धानी मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, बस आखिरी बार। फिर आज के बाद मैं कभी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करूँगा, बस एक बार मेरी बात सुन लो। फिर धानी दरवाजे से अलग हट गई और दुर्गेश कमरे के अंदर आ गया। इसके बाद दुर्गेश उससे बोला, धानी ये लो तुम्हारी कुछ चीजें मेरे पास पड़ी थी,
वही तुम्हें वापस करने आया हूँ। जो देना है या कहना है जल्दी करो, कहीं छोटी ठकुराइन को कुछ पता चल गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। धानी बोली, इतनी नफरत करती हो मुझसे कि 2 घड़ी का वक्त नहीं है तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के लिए? दुर्गेश बोला, हाँ करती हूँ नफरत तुमसे प्यार करके मुझे आखिर क्या मिला सिवाय दुख के? उस दिन मैं तुम्हारे साथ ना होती तो ना बाबा को इतना गुस्सा आता और ना वो सब होता जो हुआ था। आज मेरे अम्मा बाबा मेरे साथ होते। इतना कहकर धानी बोलते बोलते रोने लगी। तब दुर्गेश उससे बोला, तुम्हें क्या लगता है धानी, तुम ही बस दुखी हो। तुम्हारे मरने की खबर से मेरे दिल पर क्या बीती थी ये तुम नहीं समझ सकती। हाँ तभी तो तुमने फौरन शादी कर ली। धानी बोली, धानी वो एक वादा था। पिताजी के एक दोस्त थे, वो बीमार थे, उनकी पत्नी पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी थी, तो उन्होंने मरते वक्त पिताजी से वादा लिया था कि उनकी बेटी को वो अपनी बहू बनाएंगे। फिर पिताजी उन्हें ना नहीं बोल पाए और उनके मरने के बाद साधारण तरीके से मंदिर में शादी करके इंद्राणी को ब्याह कर मैं अपने घर ले आया। अब भी मुझे माफ नहीं करोगी? आखिर मेरी गलती क्या है? और इतना कहते कहते दुर्गेश की आंखों में भी आंसू बहने लगे। फिर दुर्गेश की बातें सुनकर धानी की आंखें भर आई और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। 8 सालों का गुबार जो दोनों के मन में भरा था वो आज जाकर निकल रहा था। जब दोनों जी भरकर रो चुके थे, धानी दुर्गेश से बोली, अब रोने से कोई फायदा नहीं छोटे ठाकुर, नियति अपना खेल दिखा चुकी है। अब भलाई इसी में है कि हम दोनों एक दूसरे से ना मिले। हाँ शायद हम दोनों को अब यही करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हैं। दुर्गेश बोला, हाँ शायद इसे ही जीवन कहते हैं। अगर यहाँ सबको सब कुछ मुंह मांगा मिलने लगे तो फिर शायद इस संसार में कोई भी दुखी ना हो। धानी बोली। तब दुर्गेश ने धानी से कहा, ये सब छोड़ो, जो हो चुका वो बीती बातें थी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इस छोटे से बक्से में देखो क्या क्या है। फिर धानी ने जब बक्सा खोला तो उसमें उसके बचपन के एक पैर की पायल, एक रिबन जिससे वो बाल बांधती थी, शाही की दवात जो उससे गिरकर दुर्गेश की किताब पर फैल गई थी, छोटे छोटे घोंगे और सीपियां जो उन दोनों ने मिलकर नहर के किनारे से इकट्ठे किए थे। धानी ये सब देखकर खुश हो गई और उस रात उसके मन के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब दोनों संतुष्ट और खुश थे। इसके बाद धानी ने दुर्गेश से कहा, छोटे ठाकुर अब तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ में देखकर उसका गलत मतलब निकाले। फिर धानी के कहने पर दुर्गेश वहां से चला गया और धानी सो गई। सुबह सबसे विदा लेकर वो अपने गांव की ओर चल पड़ी। फिर उसे नदी के किनारे वही कल वाला नाविक मिला और वो उससे बोला, दीदी आप कल लौटी नहीं थी, लेकिन हमने आपके बाबा तक खबर पहुंचा दी थी। ठीक है धन्यवाद, धानी ने कहा और वो नाव में बैठकर अपने गांव की ओर चल पड़ी। अब धानी फिर इस बार हवेली गई इंद्राणी की जांच करने, लेकिन बिना शंका और बिना किसी झिझक के। अब उसके मन की सारी उलझनें जो सुलझ गई थी, अब वो खुद को मुक्त महसूस कर रही थी। फिर उसने इंद्राणी की जांच की और उससे कहा कि छोटी ठकुराइन अब आपको मेरी जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं है, बस अब आप अपने खान पान का ख्याल रखिए, हल्का खाना खाइए और हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाइए और सुबह सुबह की ताज़ी हवा में टहले बस, क्योंकि 7वां महीना लग चुका है। अब आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आप मुझे छोटी ठकुराइन क्यों कहती हैं? मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, इंद्राणी बोली। अब आप छोटी ठकुराइन हो तो मैं आपको छोटी ठकुराइन ही कहूँगी ना, धानी बोली। तब इंद्राणी धानी से बोली, एक बात कहूँ धानी जी, पिछली बार जब आप यहाँ आई थी तो आपके और छोटे ठाकुर की बीच की बातें मैंने सुन ली थी। माफ़ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब आपने माँ और काकी के पहली बार मिलने पर पैर छुए थे तो मुझे थोड़ी शंका हुई कि शायद आप पहले से सबको जानती है। और फिर छोटे ठाकुर उस दिन आपको घर में देखकर थोड़ा विचलित हो गए थे, तो मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। फिर सबके सोने के बाद छोटे ठाकुर कमरे से बाहर आए तो मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई। तब मैंने देखा कि वो आपके कमरे के पास जाकर रुक गए। फिर उन्होंने आपके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और शायद आप तब उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन बाद में आपने दरवाज़ा खोला, वो अंदर गए तो फिर मैं खुद को नहीं रोक पाई आप दोनों की बातें सुनने के लिए, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ ना,
और एक पत्नी होने के नाते अपने पति की गतिविधियों पर नजर रखना मेरा अधिकार है। लेकिन आप लोगों की बातें सुनने के बाद मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। धानी जी, मेरा तो मायके में कोई नहीं है, क्या आप मेरी बड़ी बहन बनोगी? और इतना कहते कहते इंद्राणी की आंखों में आंसू आ गए तो धानी ने उसे गले लगा लिया और फिर दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोई। उनकी ये सब बातें दुर्गेश ने भी सुन ली और उन लोगों के पास जाकर वो इंद्राणी से बोला, मुझे माफ कर दो इंदु, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। आप मुझसे माफी ना मांगे छोटे ठाकुर, वो तो आपका अतीत था और जो होना था वो तो हो गया। मेरे मन में आप दोनों के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है, इंद्राणी बोली। फिर धानी उन दोनों से बोली, अब मैं चलती हूँ, बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर उस दिन इंद्राणी के मन में भी सारी शंकाएं दूर हो। फिर दुर्गेश उसे नदी के किनारे तक छोड़ने भी गया और जब तक उसकी नाव चली नहीं गई तब तक वो वहां से नहीं लौटा। आज उसका मन भी हल्का हो गया था कि अब इंद्राणी भी सब कुछ जानती है, अब मैं उसे धोखे में नहीं रख रहा। फिर धानी अपने गांव पहुंची तो उसने देखा कि बाबा लेटे हुए हैं, इसलिए उसने उनसे पूछा, क्या हुआ बाबा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसे क्यों लेटे हैं? पता नहीं बेटी, आज तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। जड़ी बूटियां भी ली लेकिन आराम नहीं लगा, लगता है भगवान का बुलावा आ गया है। रोहित जी बोले, ऐसा मत कहो बाबा, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है? धानी बोली, लेकिन बेटी बहुत ठंड लग रही है, रोहित जी बोले। फिर धानी बाबा के माथे को छुआ तो उनका माथा बहुत गर्म था, उन्हें बहुत तेज बुखार था, इसलिए धानी उनसे बोली, बाबा मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां दे देती हूँ, शायद कुछ आराम लगे। नहीं बेटा, अब कोई भी दवा असर नहीं करेगी, बाबा कहराते हुए बोले। फिर इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन बाबा धानी को छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए। अब रोहित जी के जाने के बाद धानी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसके जीने का बहाना जो चला गया था। बाबा की 13वीं में चित्रलेखा और दुर्गेश भी आए और धानी को दिलासा देकर चले गए। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इधर धानी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन अब उसका मन भी किसी काम में नहीं लग रहा था। वो मरीजों को भी ज्यादा नहीं देखती थी और ना ही खाना बनाती। कोई कुछ खिला देता तो उसे खाए दिन भर बनी रहती। अंदर उसके जीने की इच्छा बिल्कुल मर चुकी थी। वो धीरे धीरे अंदर से बीमार हो रही थी। उधर इंद्राणी का 8वां महीना खत्म होने का था लेकिन धानी उसकी जांच करने नहीं पहुंची थी। फिर चित्रलेखा ने दुर्गेश को भेजा धानी को लाने के लिए। दुर्गेश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि धानी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, लेकिन धानी ने दुर्गेश से कहा कि वो ठीक है और उसके साथ में चलेगी इंद्राणी की जांच करने के लिए। इसलिए वो दुर्गेश के साथ उसके गांव की ओर चल पड़ी। फिर उसे वहां वही नाविक मिला और वो उससे बोला, आइए दीदी, बड़े दिनों बाद आई आप। नाविक बोला, हाँ बहुत दिनों बाद आना हुआ यहाँ। वैसे तेरा नाम क्या है रे? धानी ने पूछा। मेरा नाम श्याम है, नाविक बोला। फिर ऐसे ही नाविक से बातें करते करते दुर्गेश का गांव आ गया और धानी हवेली पहुंच गई। फिर उसने इंद्राणी की जांच की और उससे कहा कि अब 1-2 दिन बाद 9वां महीना लगने वाला है, इसलिए अब तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। धीरे धीरे चला करो, कोई भी भारी काम मत करना। ठीक है दीदी, मैं अपना ध्यान रखूंगी, इंद्राणी बोली। फिर धानी ने इंद्राणी को और भी हिदायतें दी और उसके बाद उससे बोली, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, इस बार मैं 3-4 बार आऊंगी जांच करने। और फिर धानी वापस अपने गांव गई। उधर इंद्राणी को 9वां महीना लग चुका था। अब धानी हफ्ते में 1 बार इंद्राणी की जांच करने जरूर आती। इस तरह 2 हफ्ते और गुजर गए। उधर धानी की भी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत तेज बुखार था और उसे हवेली भी जाना था, लेकिन उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बारिश का मौसम था और बादल छाए थे। शाम का समय था। इंद्राणी सीढ़ियों से गिर गई और उसे चोट आ गई। गिरने के कारण उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। चित्रलेखा ने तुरंत नाविक द्वारा धानी तक खबर पहुंचाई। फिर नाविक ने फौरन धानी तक खबर पहुंचाई। शाम होने को थी। धानी जैसे ही नदी किनारे पहुंची तो वैसे ही बारिश होने लगी। फिर नाविक श्याम ने धानी से कहा, दीदी अभी नहीं जाते, बारिश आ गई है
और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तब धानी बोली, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, किसी को मेरी मदद की सख्त ज़रूरत है। लेकिन दीदी, ऐसे मौसम में कैसे जाएंगी आप? श्याम ने धानी से पूछा। मैं वहाँ जा रही हूँ, अपनी छोटी वाली डोंगी मुझे दे दे, मैं खुद ही उसे लेकर वहाँ चली जाऊंगी, धानी बोली। फिर श्याम के बहुत मना करने पर भी उसे धानी को अपनी छोटी वाली डोंगी देनी पड़ी और फिर धानी डोंगी लेकर पानी में उतर गई। उसने साथ में सारी जड़ी बूटियाँ और छोटे से बक्से में रख ली जो दुर्गेश ने दिया था, और बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी। साथ में हवा भी बहुत तेज हो चुकी थी। पानी का बहाव विपरीत था, इसलिए धानी डोंगी को खे नहीं पा रही थी। अब आधी दूर से ज्यादा का रास्ता पार कर आई थी धानी, लेकिन अब उसकी डोंगी में पानी भरने लगा क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। फिर धानी ने बक्से को साड़ी के पल्लू के मदद से कमर में बांधा और तैरकर जाने की सोची। फिर वो डोंगी वहीं छोड़कर वो निकल पड़ी दुर्गेश के गांव की ओर। उसकी हालत बहुत खराब थी, ऊपर से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो तैर नहीं पा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। गिरते पड़ते अंधेरे और भरी बरसात में आखिरकार वो हवेली तक पहुंची गई। फिर उसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही वो अंदर आकर गिर पड़ी। फिर झुमकी ने तुरंत चित्रलेखा को आवाज लगाई, बड़ी ठकुराइन, साध्वी जी आ गई, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। चित्रलेखा के आते ही धानी ने उनसे लरजती आवाज में कहा, मेरी कमर पर जो बक्सा है उसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं, उन्हें निकालकर दाई माँ से कहिए कि इंद्राणी को खिला दे और कुछ पेट पे भी मल दे तो छोटी ठकुराइन को फौरन आराम लग जाएगा। पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चित्रलेखा बोली। आप मेरी चिंता ना करें, मरीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, धानी बोली। फिर चित्रलेखा ने वही किया जैसा धानी ने उससे कहा था। फिर झुमकी ने सहारा देकर जैसे ही धानी को बिस्तर पर लेटाया तो धानी हिचकियां लेने लगी। इतने में दुर्गेश भी धानी के पास आ गया और धानी की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगा। धानी की हालत ऐसी थी कि वो बात भी नहीं कर पा रही थी, उसे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। उधर इंद्राणी को धानी की जड़ी बूटियों से फौरन आराम लग गया और प्रसव पीड़ा कम हो गई। फिर प्रसव भी आसानी से हो गया। इतने में चित्रलेखा धानी के पास खबर लेकर आई कि बेटी हुई है। धानी ने यह खबर सुनकर अपनी आंखें मूंद ली और हमेशा के लिए सो गई। उसका त्याग बेकार नहीं गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।